हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अपन आज बात करते हैं 12th क्लास के सेकंड चैप्टर की, जिसमें टॉपिक रह गया था वन डे ग्राफ जनित्र। तो ये एनसीईआरटी के जो सिलेबस लागू हुआ है आरबीएसई बोर्ड में, तब जाकर ये ऐड किया था। पिछली बुकों के अंदर आरबीएसई बोर्ड में यह टॉपिक नहीं था, एनसीईआरटी में चलता था। तो ये आखिरकार है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है, इसकी जो त्रिज्या है, दो गोले हैं, एक तो इनसाइड गोला और एक आउटसाइड गोला है। आउटसाइड गोले की जो आवेश है वो कैपिटल क्यू है, इनसाइड की जो आवेश है वो क्यू है। और कैपिटल की जो त्रिज्या वो कैपिटल आर है, स्मॉल की त्रिज्या स्मॉल आर है, और ये मूल बिंदु सेंटर ऊपर है स्थित है, और एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि एक गोलीय चालक गोला है, उसके एक समान रूप से आवेशित क्यू आवेश है। इनसाइड उसके अंदर एक अन्य गोला है, उसका जो आवेश है स्मॉल क्यू है, और अंदर वाले की गोले की जो त्रिज्या वो तो स्मॉल आर, और कैपिटल जो क्यू आवेश की त्रिज्या वो है कैपिटल आर। अब कह रहे हैं कि इनका कुल विभव ज्ञात करते हैं, पर ये आखिरकार है क्या? वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो 10 की घात 6 वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न करती है। आप कितना गुना विभवांतर उत्पन्न करती है? 10 की घात 6 गुना। तो आप अंदाजा करो कि पोटेंशियल का मान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि 10 के ऊपर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना गुना आवेश की मात्रा उत्पन्न करता है। तो पहली बात तो यह है कि इस युक्ति का तब यूज किया जाता है कि तब एक से ज्यादा कई संख्या में आपको विभवांतर उत्पन्न करना हो, या विभवांतर आपको जनित्र करना हो, तब वन डे ग्राफ का जनित्र का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो बड़े गोले का जब विभव ज्ञात करते हैं तो यह आ जाएगा V बराबर के क्यू इंटू आर, और छोटे गोले का विभव है, यह तो होगा बिग, यह होगा स्मॉल, तो यह जाएगा के क्यू इंटू आर, समीकरण नंबर 2। अब टोटल पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है बड़े गोले का। तब देखो ध्यान से बच्चों, बहुत समझने वाली चीज है। ये क्या है? वी बिग, बिग मानी बाहर की तरफ जब ज्ञात करते हैं तो आता है के कैपिटल क्यू इंटू आर। ध्यान से देखिए, कैपिटल क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो बाहर वाले की त्रिज्या ये हो गई, स्मॉल क्यू और कैपिटल आर। यहां स्मॉल क्यू नाम का आवेश है, इसकी भी त्रिज्या आर है, और यहां भी कैपिटल क्या है? क्यू है। ये तो हो गया आपका बिग एक। स्मॉल का जब बात करते हो तब आ जाएगा के क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर। यह समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए बच्चों, इनसाइड गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, और स्मॉल आर नाम पर क्या है? क्यू आवेश स्थित है, और कैपिटल क्यू आवेश की जो त्रिज्या वो है कैपिटल आर। यह है बड़े गोले के कारण। अब बड़े गोले में क्या है? इनसाइड एक गोला और है। तब आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक बड़े गोले के अंदर जब कोई छोटा गोला अंदर स्थित हो, उसका मान और बड़े गोले का मान दोनों का निकाला जाता है। इसी तरह जब इनसाइड के अंदर एक गोला हो जिनका आवेश क्यू हो, तो इसकी जो त्रिज्या स्मॉल आर है वो स्मॉल आर यहां रख दी, इसमें इस चीज का अंतर आएगा। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अब इनका अंतर ज्ञात करते हैं, कुल विभव। कुल विभव जब ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा? V बराबर V स्मॉल माइनस V बिग। स्मॉल में से बाहर वाले को निकाल लेंगे तो इसका टोटल विभव ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? V बराबर VS का मान क्या आ जाएगा बच्चों? Q कैपिटल Q R स्मॉल Q R माइनस K कैपिटल Q इंटू R स्मॉल Q इंटू R। क्या कॉमन आ रहा है? K कॉमन आ रहा है। क्या जाएगा? कैपिटल क्यू आर स्मॉल क्यू आर माइनस कैपिटल क्यू आर माइनस क्यू अपॉन आर। जो कट रहे हैं वो काट दीजिए, और जो नहीं कट रहे हैं वो आप कॉमन ले लीजिए। के कैपिटल क्यू, ध्यान से देखिए, आर माइनस कैपिटल क्यू इंटू आर, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तब आपको पता चल जाएगा कि इसका टोटल विभव का जो अंतर है, विभव का अंतर यह आ जाएगा। ये समीकरण नंबर आ जाएगी आपकी 3। आया बच्चों समझ में? नहीं है तो दोबारा ध्यान से देखो, छोटे गोले की त्रिज्या आर है, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है,
और छोटे गोले का आवेश क्यू है, बड़े गोले का आवेश कैपिटल क्यू है। तो बड़े वाले के जब विभव ज्ञात करते हैं तो सीधा सा आता है कैपिटल के क्यू इंटू आर, छोटे गोले का आता है स्मॉल के क्यू इंटू आर। अब कह रहे बिग, बिग के अंदर एक इनसाइड गोला और है, तो सबसे पहले बड़े में से छोटे का मान ज्ञात करेंगे, दोनों की त्रिज्या कैपिटल आर पर निर्भर है तो ये कैपिटल आर आ गई। और छोटे गोले का जब मान ज्ञात करते हैं तो कैपिटल आर में से छोटे आर को उसको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। बड़े वाले की तो क्या हो जाती है कैपिटल क्यू अपॉन आर, और छोटे वाले की हो जाती है स्मॉल क्यू अपॉन आर। ये आपका समीकरण, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे, छोटे में से बड़े को निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा कुल विभव, ये आपका अंतर आ जाएगा। तो वन डे ग्राफ जनित्र आपको पता चल गया कि यह उच्च विभवांतर उत्पन्न करने काम में आता है, जिसका मान 10 की घात 6 गुना वोल्टेज उत्पन्न करता है। और अब आपके नजर आ रहा है सेकंड डायग्राम, और दूसरा इसका और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बड़े गोले में छोटे गोले या छोटे आवेशों का भर दिया जाता है या छोटे आवेशों का समावेश किया जाता है, तो छोटे आवेशों के कारण बड़े गोले में एक अंबार लग जाता है आवेशों का, जिसके कारण विभवांतर में क्या वृद्धि होती जाती है, और तब तक वृद्धि होती है तब तक विद्युत क्षेत्र में संपर्क में ना टूट जाए या विद्युत रोधी के संपर्क में नहीं टूट जाए, तब तक आवेशों का उत्पन्न होता रहता है। अब आपके सामने सेकेंड डायग्राम में देखिए, सेकेंड डायग्राम में P1 P2 दो नाम की गिरणी है गोलाकार आकृति में, और एक पट्टा लगा होता है, एक पट्टे में धात्विक ब्रुश लगे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो यह दिखाई दे रहे हैं ना आवेशित प्लेट होती है, आवेशित प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे पट्टे के ऊपर गति करते हैं। तो इसका आप यह मान सकते हो कि मानना कि P1 P2 दो धुरी हैं, गिरणी है, इस गिरणी में एक कुचालक पट्टा लगा होता है, और कुचालक पट्टे के अंदर जो आवेशित हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर का पार्ट है शीर्षक, नीचे का पार्ट है फर्श, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित होने से क्या है इनके मान में वृद्धि हो जाती है, और ये लगातार प्रक्रिया चलती है, इनको मोटर की सहायता से पट्टे को चलाया जाता है, तो जिसमें से क्या है इलेक्ट्रॉन ऊपर से जब नीचे गिरते हैं तो त्वरित होते रहते हैं, और यह लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। इस विधि से जनरेट करते हैं त्वरित आवेश को। यह आपकी एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है, थ्योरी आप समझ सकते हो, ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादातर कंपटीशन में क्या न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो यह इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, और इनका उपयोग व दोष देख लेते हैं। बेसिकली कई बार पूछ लेते हैं कि वन डे ग्राफ जनित्र कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है, 10 की घात 6 या 10 की घात 7 वोल्टेज, क्या इसका उपयोग है, क्या इसके दोष हैं, वो देखिए। मैं मिटा रहा हूं, इसका जो मान आ रहा है वो कुल मान ये आता है, और ये देखिए। देखो बच्चों, अब मैं सबसे पार्ट पहले तो आपने देखा कि 10 की घात 6 वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न करता है। अब इसके उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग तो यह होता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। दूसरा होता है धनावेशों को उत्पन्न करने के लिए। तीसरा फिर नाभिकीय विखंडन। चौथा पार्ट हो जाता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय भौतिकी में। ये तो इसके उपयोग हो गए। अब इसके दोष और देख लेते हैं। दोष मानी हानि। उच्च आकार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान उच्च आकार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जनक होता है। दूसरा आपका इसका उपाय है उच्च
विभवांतर होने के कारण अधिक खतरनाक होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पार्ट पता चल गया कि ये जो वन डे ग्राफ जनित्र है ये उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। इसके उपयोग आपको पता है कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में आता है, धनावेशों को त्वरित करने के लिए काम में आता है, नाभिकीय विघटन और नाभिकीय भौतिकी में। दोष अगर पूछ लिया जाए तो यह बहुत बड़ा होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाते हैं तो असुविधा होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, और यह उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है तो ये बहुत खतरनाक होता है वोल्टेज को। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत होती है, नहीं अदरवाइज काफ़ी नुकसान होने की संभावना होती है। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए ये पार्ट को। एक P1 P2 दो गिरनी होती हैं, दोनों गिरनी के ऊपर एक पट्टा लगा होता है और पट्टा क्या कुचालक स्टैंड में स्थित होता है और ये विद्युत मोटर की सहायता से घूमता है। और विद्युत मोटर की सहायता से घूमने के कारण इसमें जो ये त्वरित हैं धनावेश हैं ये क्या करते हैं, इस पट्टे में गुजरते हैं, शीर्षक से फर्श तक, फर्श से शीर्षक तक जब चलते हैं तो ये जो त्वरित धनावेशित हैं ये आवेशित हो जाते हैं और ये लगातार परिक्रम चलता रहता है और विभवांतर के मान में वृद्धि होती रहती है। और इसमें बुर्श लगे रहते हैं, उस बुर्श के ऊपर पट्टे पर लगी होती है और मोटर चलित गिरनी होती है जो मोटर की सहायता से चलती है। इसी तरह से ये क्या आवेशों का निर्माण होता है धनावेशित। अब आपको पूछ लिया जाए ये कितने वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, 10⁶ वोल्टेज उत्पन्न करते हैं। इनके 4 उपयोग है, 2 आपने दोष दे दिए। ये तो आपका मुख्य पार्ट हो गया वन डे ग्राफ जनित्र। अब लगभग चैप्टर की थ्योरी तो कंप्लीट हो चुकी, इससे 1 या 2 न्यूमेरिकल लेते हैं आपके सामने छोटे छोटे, कि कई बार परीक्षा में किस तरह से न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ध्यान से देखो आप छोटे छोटे। अब जो न्यूमेरिकल लेते हैं, अब आपके सामने 1 या 2 प्रश्न रह गए जो छूट गए, उनके बारे में जानते हैं। देखो ये एक संधारित्र है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर 2 आवेशित ले लेते हैं, एक ये संधारित्र एक ये संधारित्र, और ये आपकी प्लेट 1 2। अब इसमें एक और लग गया और ये लगे, और ये बिंदु क्या हो जाएगा B और A। तो बच्चों आपके सामने एक संधारित्र का रूप है, इनमें मान दे रखें 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। तो कह रहा है कि A व B के मध्य कुल धारिता ज्ञात करो, कुल संधारित्र ज्ञात करो। अब बच्चों आपको पता ही है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला वो देख लीजिए। तो श्रेणी क्रम संधारित्र का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस डॉट 1/CN। और समांतर क्रम का क्या होता है, ये हो जाएगा CP C1 C2 C3 डॉट CN। ये आपका समांतर क्रम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले पोर्शन को ज्ञात करते हैं ये, उसके बाद में ज्ञात करते हैं इस पोर्शन को। तो फर्स्ट पोर्शन को जब ज्ञात करते हैं तो ये दोनों की दोनों सीरीज किस में है, श्रेणी क्रम में। इन दोनों का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ एक ज्ञात करते हैं, यहाँ एक ज्ञात करके इनका पैरेलल मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है C1 C2। अब श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला CS, तो इसका फॉर्मूला जाएगा C1 डॉट C2 C1 प्लस C2। तो इस पहले वाले पार्ट का आप देखो ध्यान से, 2 × 2 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4/4, तो 1 माइक्रोफैरड। इसी तरह दूसरे का जाएगा CS2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4/4,
ये भी हो जाएगा 1 फेरेड। अब इन दोनों का मान जब धारिता में ज्ञात करेंगे तो ये आपका डायग्राम ऐसे आएगा बच्चों, देखो ध्यान से। एक तो ये, एक आपका ये पार्ट आ जाएगा, एक आपका ये पार्ट आ जाएगा, और इस पार्ट को कंबाइंड करते हैं तो आपकी धारिता इस तरह से आती है। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये 2 माइक्रो फेरेड, ये माइक्रो 1 फेरेड, ये 1 फेरेड, और ये जाएगा आपका 3 फेरेड और ये 4 फेरेड। अब देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है पैरेलल सीपी। तो सीपी का जब मान ज्ञात करते हैं तो ये जाएगा C1 प्लस C2, तो ये माना जाएगा 1 + 1 × 2F, ये सीपी का मान आ जाएगा। अब आपका जो डायग्राम है वो ये आ जाएगा, धारिता 1 2 3 4, और ये बिंदु बी, और ये बिंदु क्या हो जाएगा ए। तो आपके जो ये टोटल मान आ रहा है, एक तो ये 2 फेरेड, दूसरे का मान आ जाएगा 2 फेरेड, तीसरे का मान आ जाएगा 3 फेरेड, चौथे का आ जाएगा 4 फेरेड। अब ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का जब आप फॉर्मूला लिखते हो तब क्या जाएगा बच्चों, 1/CS बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4, ये आपका फॉर्मूला जाएगा। इस फॉर्मूले में आप मान रख सकते हो, तो क्या आएगा बच्चों, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4। जब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो मैं ऊपर मिटा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, इसको आप समझ सकते हो। देखिए अब मैं CS का जो मान है वो ले रहा हूं, CS बराबर 1/2, 1/2, 1/3, 1/4। अब इसका जो लघुत्तम लेते हैं तो 2 3 4, 1 3 2, 2 1 3 2 3, 12 आ जाएंगे। तो ये तो हो जाएंगे 6 6 4 3, तो 12 16 3 19 बट्टा 12, ये मान आएगा CS का। जब CS का मान ज्ञात करते हैं तो ये जाएगा 12/19 माइक्रो फेरेड। ये कुल धारिता का मान, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि A व B की कुल धारिता का मान होगा 12/19 माइक्रो फेरेड, ये आपका मान हो जाएगा। माइक्रो फेरेड को जब आप कन्वर्ट करते हो CS में तो ये फॉर्मूला जाएगा 12/19 × 10⁶ फेरेड, ये आप मान कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल था। इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आपके सामने अलग अलग न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अलग अलग इसका लेवल होता है। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं आपके सामने कि उसको थोड़ा सा और समझ में आ जाए, तो आपको डाउट्स क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेने की कोशिश करते हैं तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, ये प्रश्न नंबर मैं दूसरा ले रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। ये धारिता है, ये आपके 2 धारिताएं हैं, सिंगल धारिता, ये धारिता, यहां से एक धारिता अगेन, यहां से एक धारिता और ले लेते हैं, और यहां से बिंदु B, और ये बिंदु A। ये आपके पास में एक डायग्राम है, इस डायग्राम पे माइनस है 1 फेरेड, 1 फेरेड, 1 फेरेड, और 1 फेरेड, 1 फेरेड, 1 फेरेड, और 1 फेरेड। ये आपके पास में मान दे रहा है बच्चों। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले पार्ट वो ज्ञात करते हैं जो पैरेलल में प्लेटें हैं, उनका मान ज्ञात करके बाद में अपन सीरियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, पैरेलल में इनमें कितने डायग्राम बन रहे हैं आपके सामने, 2 डायग्राम बन रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, C1 C2 का मान है 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, दूसरे में भी क्या है 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड। इनको पैरेलल से ज्ञात करके एक सीरीज का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को ज्ञात करना है। इस पोर्शन को ज्ञात करोगे तो CP का फॉर्मूला जाता है C1 + C2, तो आपका मान हो जाएगा 1 + 1 2 माइक्रोफेरेड। और ये पोर्शन जब आप ज्ञात करोगे, देखो बच्चों ध्यान से, तो जाएगा CP बराबर C1 + C2 1 + 1 2 माइक्रोफेरेड। अब जब ये नेक्स्ट डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 बिंदु B।
अब देखिए 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड। अब 1/C एस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4, 1/C5। 1/C का मान 1, 1/2, 1/1, 1/2, 1/1। लघुत्तम कितना आ गया? 2। तो क्या जाएगा? 2, 1, 2, 1, 2। तो 1/CS का मान कितना जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये तो लघुत्तम आ जाएंगे 2, 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8। दोबारा गिनिए, 2 1 3 3 2 5 1 6 6 2 8। तो आपके कितने पार्ट आ गए? 8 में 2 का भाग दोगे 4। तो 1/CS का मान कितना जाएगा? ध्यान से देखिए बच्चों, 4/1 भी लिख सकते हो, या CS का जो मान है वो 1/4 माइक्रोफैरेड आ जाता है। तो CS का जो मान है वो 1/4 माइक्रोफैरेड आ जाता है। तो ये कुल इसका मान हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी इसी के साथ इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब वीडियो में बात करते हैं तब वह करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे और उस चैप्टर में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। 2 चैप्टर को अच्छे से आप गहनता से विचार कीजिए, इनसे पढ़िए। जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हैं और लगातार जब पढ़ते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट्स के माध्यम में छोड़ सकते हो, हम इसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और जो कोई चीज़ें छूट गई उसका कोशिश करके एक वीडियो में अपलोड कर देंगे। और मोटिवेट होते रहिए और कंपटीशन लेवल के अनुसार तैयारी कीजिए जो परीक्षा में भी आपका फ़ायदा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि RBSE के सिलेबस आपको काट कर दिया जाए। किसी कारणवश लंबा लॉकडाउन लग गया, जैसे स्कूल खुली तो आपके यह ना हो जाए 5-6 चैप्टर को आपने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया। नहीं, इनको हर बारीकी से समझें, कहीं ना कहीं कंपटीशन में काम में आती हैं। चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या नीट की एग्ज़ाम हो या किसी एग्ज़ाम हो, IIT JEE के हो, तो मोस्टली कंसेप्ट जैसे क्लियर होते हैं तो आपकी रुचि बनती है और आप पढ़ने में सक्षम होते हो। उसी के साथ मैं वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और अब आप लोगों का प्यार है और जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।